भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है और अनुच्छेद 19 एक के तहत भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। चर्चा करते हैं कि वो 6 जो स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 एक के तहत भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 19 एक ए के तहत सभी भारतीय नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। ये विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को प्राप्त है और इसके तहत नागरिक अपने विचारों को प्रसारित कर सकते हैं। उन्हें यह अधिकार है कि वो जिन विचारों को रखते हैं उन विचारों को की अभिव्यक्ति कर सकें दूसरों के सामने और उनका प्रचार प्रसार कर सकें। देखिए, अनुच्छेद 19 एक ए के तहत ये जो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है ये अबाध नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर संविधान कुछ उचित प्रतिबंध लगाता है। वो उचित प्रतिबंध क्या है? देखिए, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर सबसे पहले इसी तरह से प्रतिबंध लगता है कि जो विचार आप रखते हैं और उनकी अभिव्यक्ति आप करते हैं तो आप उचित रूप में उसका प्रयोग करें। आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति को आप गाली नहीं दे सकते हैं। तो ये विचार एवं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसमें रेस्ट्रिक्शन है, एक उचित प्रतिबंध है। लेकिन विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये जो अधिकार अनुच्छेद 19 एक के द्वारा भारतीय नागरिकों को दिया गया है इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। आइए चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं इसके अंदर। देखिए, सबसे पहले भारतीय नागरिक अपने विचारों को प्रसारित कर सकते हैं विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर। साथ ही साथ प्रेस की स्वतंत्रता इस आर्टिकल में शामिल है। विज्ञापन देने की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन करने की स्वतंत्रता व्यक्ति के पास होती है। इस अनुच्छेद के द्वारा फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध भी अधिकार नागरिकों को प्राप्त होता है, यानी उनकी फ़ोन को कोई टैप नहीं कर सकता है, उनके फ़ोन की कोई टैपिंग नहीं कर सकता है। सरकारी जितनी भी गतिविधियां हैं उन सभी की जानकारी का अधिकार नागरिक को अनुच्छेद 19(1) ए के तहत मिलनी चाहिए। इसके अलावा भारतीय जो नागरिक हैं उन्हें प्रदर्शन एवं विरोध करने का अधिकार भी अनुच्छेद 19 एक ए के तहत प्रदान है, उन्हें मिलता है। लेकिन ये जो प्रदर्शन एवं विरोध करने का अधिकार है ये हड़ताल करने का अधिकार किसी को नहीं देता है। तो ये विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) ए के तहत नागरिकों को दी गई है। इसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19(1) बी के अंदर भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय नागरिक हैं वो शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं और शांतिपूर्वक इकट्ठे हो सकते हैं। इसमें भारतीय नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एब्सोल्यूट है, पूर्ण रूप से खुली हुई स्वतंत्रता है। इस पर भी प्रतिबंध हैं और राज्य व्यक्ति के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का जो अधिकार है, संगठित होने का जो अधिकार है, उस पर 2 आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। पहला आधार क्या है? जब कभी भारत की एकता या अखंडता या ऐसा कोई ऑर्डर है, ऐसा कोई सार्वजनिक आदेश है जिससे यातायात का जो नियंत्रण है वो कहीं डिस्टर्ब हो सकता है, उसे नियंत्रण करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसी स्थिति में राज्य संगठित होने के अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। ये हमारा आर्टिकल 19(1) बी इसके तहत जो अधिकार प्राप्त था वो है। इसके बाद हमें तीसरा अधिकार संघ बनाने का अधिकार प्राप्त है। सभी नागरिकों को संघ बनाने का अधिकार प्राप्त है और इसमें राजनीतिक दल बनाने का अधिकार,
किसी कंपनी का निर्माण करने का अधिकार, कोई पार्टनरशिप फर्म बनानी है, कमेटी बनानी है, समितियां बनानी हैं, कोई क्लब बनाना है, कोई संगठन का निर्माण करना है, या कोई ट्रेड संगठन बनाना है, या लोगों की कोई और किसी तरह की ऐसा संघ बनाने का विचार है जो वो बनाना चाहते हैं, तो उन्हें इस प्रकार का किसी भी तरह का संघ बनाने का पूरा अधिकार है। लेकिन ये जो अधिकार है ये भी पूर्ण रूप से एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण अधिकार नहीं है। इसमें भी कुछ उचित प्रतिबंध भारतीय संविधान लगाता है। अब देखिए, संघ बनाने का अधिकार भारतीय नागरिकों को दे दिया है, लेकिन वो ऐसा संघ या संगठन नहीं बनाएंगे जो कहीं अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देते हों, या ऐसा कोई भी संघ बनाने के अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है जिससे ऐसा संघ जिससे भारत की एकता या संप्रभुता या कोई नैतिकता के आधार पर गलत हो, या जो सार्वजनिक किसी आदेश का उल्लंघन करता हो। तो संघ बनाने का जो अधिकार है वो अधिकार भी भारतीय नागरिकों के पास एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर भी भारतीय संविधान उचित प्रतिबंध लगाता है। इसके बाद चौथी जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त है अनुच्छेद 19(1) के तहत, वो है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता। देखिए, भारतीय जो लोग हैं भारत के अंदर कहीं भी बेरोक टोक घूम सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 19(1) के तहत हमें अधिकार प्राप्त है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि अनुच्छेद 19(1) के तहत जो स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं वो कहीं भी पूर्ण नहीं हैं। उन पर भारतीय संविधान कुछ उचित प्रतिबंध जरूर लगाता है। तो ऐसे क्षेत्र जहां किसी तरह से सरकार के किसी आदेश से या राज्य ने किसी आधार पर लोगों के संचरण को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, कहीं रोक दिया है, तो वहाँ नागरिक अबाध रूप से घूम नहीं सकते हैं, आना जाना नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई सैनिक छावनी है और आपको घूमने फिरने की स्वतंत्रता प्राप्त है, तो उस सैनिक छावनी में कहीं भी आप घूम फिर नहीं सकते, उसमें एंटर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि राज्य की एकता और संप्रभुता को खतरा ना हो, राज्य की संप्रभुता को खतरा ना पहुँचे, इसलिए राज्य लोगों के घूमने फिरने की स्वतंत्रता पर यहाँ प्रतिबंध लगाता है। साथ ही साथ एक एग्जाम्पल और दूंगा। जब कभी कोई अपराध हो जाता है और पुलिस उस अपराध की खोज के लिए, मान लीजिए किसी जगह कोई मर्डर हो गया है और मर्डर होने के एरिया पर पुलिस ने फेंसिंग करके लोगों की आवाजाही मना की हुई है, तो आप उस समय पुलिस से ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे भारत के किसी भी राज्य में कहीं भी किसी भी जगह पूर्ण रूप से आबाद रूप से घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, मुझे वहाँ जाने दिया जाए। ऐसा क्यों? वहाँ आना जाना क्यों आपका अलाउ नहीं होगा? देखिए क्यों? क्योंकि यदि कोई अपराध जहाँ हुआ है और वहाँ लोगों की आवाजाही रहेगी, तो ऐसे में वहाँ अपराध होने के जो सबूत हैं उनके नष्ट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो भारत में कहीं भी घूमने फिरने का जो अधिकार है नागरिकों को, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो पूर्ण नहीं है, उस पर ये प्रतिबंध है। इसके बाद अगला पांचवा जो अनुच्छेद 19(1) के तहत 19(1) के तहत हमें अधिकार प्राप्त है वो क्या है? भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने और बस जाने का अधिकार प्राप्त है। देखिए, जो भारत का नागरिक है वो भारत के किसी भी क्षेत्र में टेम्परेरी या परमानेंट रहने का पूरा अधिकार रखता है, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि राष्ट्रीय एकता की जो भावना है, राष्ट्रीयता की जो भावना है, वो भारतीय लोगों में बढ़ सके। और यदि कोई दक्षिण भारत का व्यक्ति
उत्तर भारत में आकर बसने की प्रयास करता है, बसना चाहता है, तो वो बस सकता है। या उत्तर भारत का कोई नागरिक है, कोई व्यक्ति है रहने वाला, वो पूर्वोत्तर भारत में जाकर रहना चाहता है तो वो वहाँ बस सकता है। ऐसा अधिकार, ऐसी स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के तहत दिया गया है। अंत में अनुच्छेद 19(1) हमें कोई भी व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार भी प्रदान करता है, कोई भी व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। देखिए, भारतीय कोई भी नागरिक हो, वो कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई भी व्यवसाय प्रोफेशन अपना सकता है, लेकिन जैसा कि पहले की दी गई स्वतंत्रताएं भी पूर्ण नहीं थी, कहीं ना कहीं उन पर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे, उसी तरह से इस स्वतंत्रता पर भी कुछ प्रतिबंध हैं। देखिए, व्यापार जो कर रहे हैं आप, वो इल्लीगल नहीं होना चाहिए, या जो व्यवसाय कर रहे हैं उस व्यवसाय को, प्रोफेशन को अपनाने के लिए आपके पास उचित जो क्वालिफ़िकेशन है वो होनी चाहिए। यदि आपके पास उचित क्वालिफ़िकेशन नहीं है और आप ये कहने लगें कि नहीं, मैं तो ये व्यवसाय अपनाऊंगा ही, जैसा कि मान लीजिए मैं आज आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ और कल मेरा मन करता है कि मैं गले में स्टेथोस्कोप डालकर डॉक्टर बन जाऊँ, तो मेरे लिए ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, जो डिग्री चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। तो मैं ऐसा व्यवसाय, ऐसा प्रोफेशन नहीं अपना सकता जिसके लिए निर्धारित योग्यता मेरे पास नहीं है। साथ ही साथ ऐसा भी कोई व्यापार नहीं कर सकता जो नैतिक हो, या ऐसा कोई व्यापार हो जो इल्लीगल हो, गैर कानूनी कोई व्यापार हो। तो हम पाते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के तहत जो दिया गया है, उसमें अनुच्छेद 19(1)(a) में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। बी में शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है। सी में संघ बनाने का अधिकार दिया गया है। डी में भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है। ई में भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने या बस जाने के अधिकार को दिया गया है। और जी, यहाँ एफ छोड़ दिया है, जी में किसी भी व्यापार या व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो यहाँ जो एफ छोड़ा है, आर्टिकल 19(1) ब्रैकेट में एफ, ये एफ कौन सा आर्टिकल था जिसे हटा दिया गया? ये संपत्ति का अधिकार से संबंधित था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस स्वतंत्रता के अधिकार से निकाल दिया गया है। ये स्वतंत्रता का अधिकार था जो अनुच्छेद 19(1) के तहत हम सभी नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 20 स्वतंत्रता का जो अधिकार प्रदान करता है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 20 ये कहता है, अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार की बातें की गई हैं। सबसे पहले ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सज़ा मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति एक अपराध करता है तो उसे सज़ा सिर्फ एक ही बार मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि व्यक्ति ने जो अपराध किया है उसके लिए उसे एक से अधिक बार सज़ा दी जाए। तो ये जो डबल जियोपार्डी वाला सिस्टम है उससे बचाता है। 2 बार आपको किसी भी अपराध के लिए सज़ा नहीं दी जा सकती है। दूसरी बात, दूसरा जो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 20 के तहत प्राप्त है, इसमें अपराध करने के समय जो कानून होता है, व्यक्ति को उसी कानून के तहत सज़ा मिलती है। यानी एक व्यक्ति ने अगर 2022 में कोई अपराध किया और जिस समय उसने वो अपराध किया है, तो उस समय जो कानून लागू होगा, जो कानून होगा उस अपराध को सज़ा देने के लिए, उसी कानून के तहत उसे सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि 2023 या 2024 तक उसका केस चलता रहे और 2024 में कोई नया कानून आ जाता है तो उसके हिसाब से उसे सज़ा मिलेगी, चाहे उसमें सज़ा कम हो या ज़्यादा हो, ऐसा नहीं होगा।
कि आगे आने वाले समय में जो कानून बनेंगे उनके हिसाब से किसी को सज़ा दी जाए। तो व्यक्ति जिस समय जो अपराध कर रहा है उसी समय उस कानून के तहत उसे सज़ा प्राप्त होती है। और अनुच्छेद 20 में जो तीसरी बात कह रहा है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरोध में गवाही देने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। कोई अपराधी है तो वो अपने विरोध में गवाही देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकता है। तो ये 3 तरह की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 20 के द्वारा प्राप्त है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसमें व्यक्तियों को अपने प्राण को बनाए रखने की पूरी स्वतंत्रता है। यदि उसके प्राणों को खत्म करने का कोई तरीका है तो वो सिंपल एक ही तरीका है, और वो है विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, उस विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही किसी व्यक्ति के प्राणों को खत्म किया जा सकता है। और देखें, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये बहुत वाइड अधिकार है। इसमें किसी भी व्यक्ति को प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार होता है। वो स्वच्छ पर्यावरण में जिए, प्रदूषण रहित जल पिए, प्रदूषण रहित वायु से सांस ले, ये अधिकार उसे प्राप्त है। जीवन की रक्षा करने का अधिकार है, राइट टू सेल्फ डिफेंस है। उसे राइट टू प्रिवेसी है, निजता का अधिकार है। उसे आश्रय का अधिकार है। स्वास्थ्य का अधिकार उसे इसी आर्टिकल के तहत प्राप्त है। और यदि व्यक्ति जेल में है तो उसे अकेले किसी जेल में बंद नहीं किया जाएगा। अकेले जेल में बंद होने के विरुद्ध उसे अधिकार प्राप्त है। यदि किसी व्यक्ति पर कोई केस चल रहा है तो उस पर त्वरित सुनवाई हो, इस चीज़ का अधिकार उसे प्राप्त है। यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई अमानवीय व्यवहार हो रहा है तो ऐसा अधिकार भी इसके विरुद्ध है कि अनुच्छेद 21 के तहत उस अमानवीय व्यवहार को खत्म किया जाए। यदि किसी व्यक्ति को फांसी सुनाई गई है तो देर से फांसी ना दी जाए, ऐसा अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार प्राप्त है। विदेश यात्रा यदि किसी को करनी है तो वो अनुच्छेद 21 के तहत यात्रा करने का हकदार है, उसे ऐसा अधिकार है, ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त है। बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जाएगी। हिरासत में है अगर कोई व्यक्ति, शोषण नहीं होगा हिरासत में। यदि राज्य से बाहर जाना चाहता है कोई तो उसे उसके बाहर जाने का भी अधिकार है। निष्पक्ष सुनवाई करवाने का अधिकार है कि उसके खिलाफ यदि कोई केस चल रहा है तो उसकी निष्पक्ष सुनवाई हो। और सबसे ख़ास बात, अभी आप लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में सुनते होंगे, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो सूचना का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत लोगों को प्राप्त है। तो ये एक बहुत वाइड प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार लोगों को, व्यक्तियों को, नागरिकों को प्राप्त है। इसके बाद अनुच्छेद 21A जो कि हमें शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है, इसे भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया था। इसके तहत 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है इस अधिकार के द्वारा। ऐसा नहीं है कि जो आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है वो संविधान में कभी था नहीं। ये पहले राज्य का नीति निदेशक तत्व हुआ करता था अनुच्छेद 45 में, और अनुच्छेद 45 के हिसाब से बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन राज्य के नीति निदेशक तत्व होने के कारण इसे कोर्ट से लागू नहीं कराया जा सकता था, और धीरे धीरे करके 93 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत प्राथमिक शिक्षा को जीवन के अधिकार में जोड़ा, और धीरे धीरे कर इसे सरकार ने सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके संविधान के अंतर्गत जगह दी, और शिक्षा का जो अधिकार है आज एक मौलिक अधिकार
का रूप ले चुका है। इसके बाद अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध की स्वतंत्रता प्राप्त है। अब देखें, यदि कोई व्यक्ति हिरासत में लिया जाता है या किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, तो गिरफ्तारी दो तरह की होती है। पहली है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और उसे उसके लिए कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई, उसे दंड दिया गया है, उसे सज़ा सुना दी गई है, तो वो जाएगा जेल में और जेल में रहेगा। लेकिन अनुच्छेद 22 कब काम आता है? अनुच्छेद 22 में यदि कोई अपराध हुआ नहीं है और होने की संभावना है तो पुलिस व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन यदि व्यक्ति को पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है तो निवारक निरोधक कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार कर कर उसे इसलिए गिरफ्तार किया जाता है ताकि वो आगे अपराध ना कर सके। मान लेते हैं कोई एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल रैली होने वाली है या किसी भी तरह की कोई रैली होने वाली है। उस समय पुलिस ये देखती है कि उस पर्टिकुलर एरिया में, जिस एरिया में ये रैली होने वाली है, उस पर्टिकुलर एरिया में जो अपराधी रहते हैं, जो किसी अपराध को अंजाम दे सकते हैं, उस रैली से पहले उन सभी अपराधियों को उठाकर जेल में बंद कर देती है। और ऐसा किस लिए करती है? ताकि उस रैली में किसी भी प्रकार का कोई अपराध ना हो और अपराध को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन खास बात क्या है? खास बात यह है कि सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक ही हिरासत में रख सकती है। अगर हिरासत में 3 महीने से ज़्यादा रखना है तो उसके लिए एक सलाहकार बोर्ड बनाना होगा और बोर्ड के प्रतिवेदन के आधार पर ही उसे आगे रखा जा सकता है। हालांकि देखें, 44वां संविधान संशोधन 1978 जो हुआ था उसमें ये 3 महीने की अवधि को 2 महीने किया गया था, लेकिन वो कभी भी व्यवस्था प्रयोग में नहीं आई। इसलिए आज भी वर्तमान समय में भी ये व्यवस्था 3 महीने की है कि 3 महीने तक ही मैक्सिमम हिरासत में रख सकते हैं। और 3 महीने से ज़्यादा इस तरह के हिरासत में रखना है तो भाई साफ साफ एक प्रतिवेदन बोर्ड बनाना होगा, सलाहकार बोर्ड बनाना होगा, उससे प्रतिवेदन लेना होगा। और सलाहकार बोर्ड में कौन होगा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो हाई कोर्ट के जजेस उस सलाहकार बोर्ड में होते हैं जो अपने प्रतिवेदन करते हैं कि व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया उसे 3 महीने से अधिक समय के लिए हिरासत में रखा जाए या ना रखा जाए। यदि सलाहकार बोर्ड ऐसा प्रतिवेदन दे देता है कि हाँ उसे गिरफ्तार रखा जाए, हिरासत में रखा जाए, तो उसे हिरासत में रखा जा सकता है। तो देखें, ये हमारे पास अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त है उसको आप जान चुके हैं।